दोस्तों, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। परी चौक मेरे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर होगा। क्रो फ्लाई यानी सीधे सीधे जाते हैं तो यहीं पे कहीं होगा। ये सारा दृश्य जो आप देख रहे हैं अमूर्त रूप से, यानी कुल मिलाकर बाहर से देखें बहुत ही खूबसूरत है, कोई संदेह नहीं है। बदलियाँ छाई हुई हैं, बादल ही गरज रहे हैं, पूरा आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है क्योंकि अभी धीमी गति में है। लाइटनिंग भी हो रहा है छोटा मोटा, लेकिन मूर्त रूप से यानी इन घरों में जाएं, अंदर तक जाएं, तो संभवतः अधिक संभावना है कि नज़र कुछ और ही है। हाँ, यह जगह तो वैसे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का है, पैसे वाले लोगों का है, गाड़ियां हैं, घर हैं, आमदनी 50-60 हज़ार से अधिक होकर 1-1.5 लाख या अधिक भी हो सकता है, ऐसी स्थिति है। लेकिन जो सीधे नीचे दिख रहे हैं, और ज़रा सोचिए, मैंने कहा मूर्त रूप यानी खास स्थितियों को देखें, पूरा में नहीं, तो नज़ारा कुछ और ही आएगा। इनमें से 90% घरों में दूसरे घरों की नौकरानियाँ, दाई, सहायिका, जो भी आप कह लें, वो काम करने आती है। अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, अपने घर की स्थिति जो भी है छोड़कर 2-4 घरों में काम करती है। हो सकता है 3,000, 4,000, 5,000 रुपया महीना मिलता हो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी हो, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो मालिक मालकिन की जबरदस्त डांट सुननी पड़ती है। कुल मिला के 10, 12 या 15,000, आप नहीं मानते हैं तो कह देता हूं कि 20,000 तक ये कमा सकती है। लेकिन किन परिस्थितियों में अपना घर छोड़, अपने बच्चे को छोड़, दूसरों के घरों में खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, हम लोगों के बाथरूम की सफाई करना, कहने के लिए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप खुद क्यों नहीं कर लेते काम? ये लोग जो इन घरों में हैं, यह मात्र संयोग नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है, पिछले जन्म का कुकर्म नहीं है, और ना ही अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, और ना ही मरने के बाद से कोई दूसरी दुनिया है जहाँ पर तय किया जाएगा कि आपने इस दुनिया में क्या किया। यह भौतिक परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं, ना दिख रही हैं, वह सही है। और जिस अभौतिक दुनिया, विशेष दुनिया की बात आप करते समझते हैं, वह गलत है, झूठ है। वह अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज की इस परिस्थिति का यह सब, यदि धनवानों की बात यदि करते हैं तो इनके ऊपर भी चंद मुट्ठी भर लोग हैं, 100 से भी कम है इस देश में। पूरे दुनिया में कर लें तो 100 से कम लोग हैं जिनके पास उतनी संपत्ति है जितना पृथ्वी में रहने वाले, यानी 4 अरब से अधिक की आबादी जो निचले स्तर पे है, जितना धन संपदा है उनके पास है, 100 से कम लोगों के पास। भारत की भी स्थिति यही है। यानी एक वर्ग की श्रृंखला है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ऊपर रहने वाले जो है बड़े बड़े पूंजीपति, अंग्रेजी में ओलिगार्क भी कह सकते हैं, फिनांशियर, टॉप फिनांशियर्स कह सकते हैं, जो भी मर्जी हो, वे कुछ खास लोग हैं जिनके लिए दुनिया के संविधान काम करती है, वहाँ की न्यायपालिका काम करती है, पुलिस प्रशासन और गुप्तचर विभाग काम करते हैं, और राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष दोनों में काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। कई बार निकलता खबर के न्यायालय ने विपक्ष की या पक्ष की पुंगी बजा दी। बड़े खुश होते लोग कि भाई हमारा प्रजातंत्र जीवित है, जिंदा है। अमेरिका में देखें क्या हो रहा है, मागा के अंदर में। मेक अमेरिका ग्रेट बनने का मतलब है कि वहाँ की जनता दरिद्र हो रही है। पूरा यूरोपियन यूनियन आज अमेरिका के पांव तले जा चुका है, घुटनों पर टिक चुका है। जनता नहीं, जनता में है कुछ है 15-20% हमारा समझने के कारण है,
चूँकि जो जनता है दुनिया की, बचपन से जो पढ़ाया सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसमें हमारी या अन्य लोगों की जो सोच है, तर्क करने की क्षमता है, वैज्ञानिक आधार है, उसे काफ़ी हद तक कुंद कर दिया गया है। खत्म तो नहीं कर सकते, कुंद कर दिया गया। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि दूसरे अन्य चीज़ों को पढ़कर, जैसे भगत सिंह के विचारों को पढ़ के भारत में, थॉमस संकारा का बुर्किना फासो और अफ्रीका के अन्य देशों में, चे गुआरा और अन्य लोगों का लैटिन अमेरिका में, या और अमूर्त रूप में जाएं जो बाद में इन्होंने पूरी तरह से लिखा और कहा है, वह है मार्क्स और एंगल्स द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। एक विज्ञान की और दर्शन शास्त्र की जो बात दी है, एक तरीका दिया है कि दुनिया को हम कैसे देखें और उसकी गति के नियम क्या हैं, चाहे वो प्रकृति हो या समाज का हो जिसकी हम बातें कर रहे हैं। और कुल मिला के जब से मानवता अस्तित्व में आई, समुद्र के किनारे छोटे मोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, और जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, एमनियोनिक एसिड, और वहाँ से होते हुए आज की परिस्थिति तक कई तरह की मानव सभ्यताएं रास्ते से गुजरती रही हैं। उसमें वैसा भी हुआ जब सब बराबर थे। हम कस्बों में रहते थे, हमारे पूर्वज रहा करते थे, और हमारी उत्पादक क्षमता, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान इतने कम थे कि हम गुफाओं में रहते थे। बाद में हमने खेती बाड़ी शुरू की, गाय भैंस पालना शुरू किया, ताकि भोजन के लिए हर रोज़ जमा करो और हर रोज़ खाओ से थोड़ा बेहतर स्थिति में चले। उसके बाद दास समाज भी आया, हमारे देश में कुछ भिन्न तरीके से आया। जाति प्रथा आई हमारे यहाँ, और जो संभवतः इसलिए बना था कि जो जिस हिसाब से काम करता है उसके हिसाब से रखा जाए। इस बीच में हमारे यहाँ चारवाक दर्शन भी है, करीब 2200 वर्ष पहले। और वहाँ से चीज़ें जहाँ तक बढ़ी, दास प्रथा को तोड़ने के बाद दुनिया में तकरीबन हर जगह, इसमें भारत में शामिल है, राजतंत्र जैसी चीज़ हुई। यानी जमींदार राजा और नीचे में किसान लगान के रूप में दे, जैसे भी दे। ज़मीन किसी का होता नहीं था, ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं होती थी। आज 100 गज का प्लॉट का दाम यहाँ पे संभवतः जो मैं दिखा रहा हूँ 1 करोड़ रुपया होगा, अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन इसके आसपास या ज़्यादा भी क्या कम हो सकता है। और फिर वहाँ से होते हुए औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में आया, पूरे दुनिया को उसने निगल लिया और पूंजीवादी सत्ता स्थापित हुई। पूंजीवादी जनतंत्र या प्रजातंत्र हुआ, जिसमें दावा किया गया कि हर इंसान बराबर होगा, हर इंसान को वोट देने का अधिकार होगा। औरतों को ही बाद में मिला, काफ़ी संघर्ष के बाद। यूएसएसआर से शुरुआत होती हुई दुनिया के अन्य जगहों में भी है, लेकिन वह बराबरी यहीं तक थी जो संविधान बने, ताकि पूंजी को पूरी स्वतंत्रता मिल सके। जो राज्य अस्तित्व में आए, राज्य बने, शुरू से राज्य नहीं था, स्टेट जिसे हम कहते हैं। और जो मैंने शुरू में कहा था कि हर व्यवस्था पूंजी के सुविधा के लिए। 1917 में जब क्रांति हुई, रशिया, यूएसएसआर में पूंजी के महत्व को कम ही नहीं किया गया, खत्म कर दिया गया। पूंजी के जगह पर सामाजिक धन आया, यानी एक आदमी अपनी पूंजी लगाकर दूसरे आदमी के श्रम शक्ति को नहीं खरीद सकता था कानूनन भी, और इसलिए बेशी मूल्य यानी मुनाफा नहीं कमा सकता था। जो भी हुआ, खुश्रेव आया, गद्दारी की, खत्म हो गया। और आज स्थिति ये हो गई कि दुनिया भर में इन पूंजीपतियों को
हम मजदूरों किसानों के ताकत से कुछ भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं है। और हमारे ही बीच से मजदूर भाई, किसान भाई उस विचार से आ जाते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा, हमारा देश सबसे बड़ा, हमारा नेता महान है। हालांकि ये नेता महामूर्ख, जाहिल और अपराधी हैं। और फांसीवाद या नए रूप में फांसीवाद, नए रूप में नाजीवाद, ये सब आ रहे हैं। तानाशाही के भिन्न भिन्न रूप हैं। लेकिन क्या अंत है? यहाँ रुक जाएगा? दो रास्ता है, जैसे एंगल्स ने कहा था। एक तो है पूर्ण बर्बादी, यानी दुनिया खत्म हो जाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले एटॉम बॉम्ब तीसरा विश्व युद्ध में इस्तेमाल हो ना हो। या दूसरा है जो हमें वातावरण यानी क्लाइमेट का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी बर्बादी होगी होगी। तो पूर्ण बर्बादी या समाजवादी क्रांति। हिम्मत ना हारे दोस्तों, जितनी भी समझ में आ रहा है, साथ जुड़े, मिले एक दूसरे से। क्रांतिकारी पार्टी होना जरूरी है, मैं समझता हूं। जुड़े हम लोग 90% हैं। आज अमेरिका में भी क्रांति हो सकता है, कितनी भारी उसकी सेना क्यों ना हो, क्योंकि सेना के जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वह लोग भी हमारे ही बीच के लोग हैं। भली उस तरह की मजदूरी ना करते जैसे हम करते हैं। सिपाही हों, टेक्नीशियंस हों, IT वाले हों, जितने हैं वो हमारे बीच के लोग हैं। हम भी हैं, किसान भी हैं। हम यह सत्ता अपनी हाथ में ले सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, हमारा खुद का देश हो। धन्यवाद दोस्तों।